Hello everyone. I, on behalf of Tesla Competitive Services, am bringing to you a lecture on sustainable development and the sustainable development goals. ये जो लेक्चर है ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है who are aspiring to sit for the exam of पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट. अगर आप अपना जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक कंपोनेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रहेगा. बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर. सबसे पहले हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सस्टेन. सस्टेन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, सर्वाइव करना, जीवित रहना, ताकि लंबे टाइम तक हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू एग्जिस्ट कॉन्स्टेंटली एट अ कॉस्ट इन अ यूनिवर्स दैट इवॉल्व्स टुवर्ड्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि हम बैलेंस तो करते हैं पर ये बैलेंस ज़्यादा देर तक नहीं रहता है. तो कुछ ना कुछ चेंज आता है एंड दोबारा से नेचर उस चीज़ को बैलेंस कर रहा है. दोबारा से कुछ ना कुछ चेंज आता है और हम उसको जो चेंज आ रहा है उसको अपने सिस्टम में अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं. राइट. जो ये सस्टेनेबिलिटी वर्ड है ये जनरली रेफर किसको करता है? हमारे जो बायोस्फीयर और ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको कोएग्जिस्ट करने के लिए. कोएग्जिस्ट मतलब इकट्ठे चलने के लिए. ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या हुई? हम सारे इंसान, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सोसाइटी. हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, पॉलिटिकली ऑल्सो वी आर प्रोग्रेसिंग, सोशल कॉजेज़ को भी हम देखते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आजकल हम बहुत सारे देख रहे हैं. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर बेसिकली जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो हवा है. हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी जो पानी का रियान है. और आपका लिथोस्फीयर, लिथोस मतलब रॉक यानी ज़मीन. तो जब ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है, द लाइफ सस्टेनिंग पार्ट, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. राइट. तो द प्रोसेस ऑफ पीपल मेंटेनिंग अ चेंज इन अ होम्योस्टैसिस बैलेंस्ड एनवायरनमेंट in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations. So basically, इसका क्रक्स क्या है कि हम लोग जो हैं काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं. राइट. हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी पेड़ काटते हैं, लकड़ी चाहिए, किसी को जलाने के लिए चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए चाहिए, किसी को खेत बनाना है, किसी को जगह चाहिए किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए. पेड़ काट रहे हैं, माइनिंग करते हैं, कोई कोयला निकाल रहा है, कोयले की खदानें हैं, कोई आयरन एंड स्टील निकाल रहा है. तो वी आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज. राइट. द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं, काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है इन सब एक्टिविटीज़ में. डेवलप करने के लिए हम कहते हैं जी पैसा बहुत ज़रूरी है. चाहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चाहे कोई सड़क बनानी है, चाहे कोई कुआं बनाना है, पैसा जो है दैट रिमेन्स एज द बेसिक नीड. नेक्स्ट इट सेज द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. अब ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? अब ये टेक्नोलॉजी ही है दैट आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद यू इन सच टाइम्स. राइट. ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है. इंटरनेट हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बिग डेटा की बात करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. सो मशीन्स आ गई हैं. जो इंसान काम करते थे अब वो मशीन्स काम करती हैं. शायद पहले हम घड़े से पानी पीते थे, आज की डेट में हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. पहले शायद चूल्हा ही जलता था, लेकिन आज की डेट में वी हैव माइक्रोवेव अवन्स हैं, आपके OTGs आ गए हैं, एंड आपकी इलेक्ट्रिक केटल्स आ गई हैं, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आती हैं. एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज. इंस्टीट्यूशनल चेंज क्या है? इंस्टीट्यूशनल चेंज ये है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हमारी सोसाइटी को हेल्प करती हैं रन करने में, वो कैसे चेंज होती हैं. अब सरकार जो है गवर्नेंस की बात करती थी. गवर्नेंस क्या है कि सिटीजन्स तक हम एक अच्छी अपनी गवर्नमेंट को पहुंचाए. अब गवर्नेंस से वो ई गवर्नेंस पर आ गई हैं.
शायद पहले जहाँ राजे महाराजे हमारी मोनार्कीज होती थी वहाँ पे से अब हम डेमोक्रेसीज पर आ गए हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं। तो अब इनको क्या करना है, इनको बेसिकली एक साथ हार्मनी में रहना है। इन्होंने लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, नेचर ने और इंसानों ने आपस में लड़ना नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो इंसान कर रहे हैं ये भी आपस में स्मूथली चलनी चाहिए। और इससे क्या होना चाहिए कि अभी जो हम कर रहे हैं, अभी शायद हम कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम कुछ रखें। हम ऐसा नहीं है कि सारा कोयला अभी ख़त्म कर दिया। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग जो कहती है कि ये जो अर्थ है ये मुझे विरासत में नहीं मिली है मेरे पूर्वजों से, रादर ये मैंने उधार पर ली है मेरी आने वाली जनरेशन से। इसका क्या मतलब है, जितना हक मुझे यहाँ पर रहने का है उतना ही हक किसी और को इस अर्थ पर रहने का है। मैं उनसे ये हक नहीं छीन सकती हूँ, स्पेशली उनसे जो इस अर्थ पर आने वाले हैं, आने वाले टाइम में, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगली स्लाइड जो है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। तो बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड बेसिकली हमारी 1987 में एक रिपोर्ट आई थी यूएन की, जिसको हम बहुत फेमसली ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड क्यों कहते हैं? नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर थी ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, वो इस जो कमीशन थी उसकी चेयरपर्सन थी, तो उनके नाम से इस रिपोर्ट का नाम पड़ गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो बेसिकली क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको नेचुरल सिस्टम के साथ इकट्ठे होकर चलना है, सो दैट हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जिस पे हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी डिपेंड करती है, वो ख़त्म ना हो। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं जिसको हम पैसे से तोल सकते हैं, राइट। कुछ ऐसी सर्विसेज जिनको हम मनी से मॉनेटरी, हम उसको कोई मॉनेटरी वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, अब पेड़ आपको लकड़ी देता है, ठीक है, लकड़ी बेचोगे पैसे कमाओगे। पेड़ आपको फ्रूट भी देता है, फ्रूट बेचोगे पैसे कमाओगे, अगेन कोई मेडिसिन बना लोगे फिर से पैसे कमाओगे। बट क्या पेड़ का सिर्फ इतना ही काम है? नो, अ ट्री हैज अदर फंक्शंस ऑल्सो एंड मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। एक पेड़ है आपकी विसिनिटी में लगा हुआ है, वो शायद आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब करेगा और आपको ऑक्सीजन रिच एयर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी गर्मी हो कोई उसकी छाया के नीचे बैठ सकता है। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, देयर आर अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो जिनके लिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो जैसे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, जो आपकी पेड़ के जो सॉइल है नीचे वहाँ पे ग्रो करते हैं, राइट। और क्या सर्विसेज देता है पेड़? और ये है बर्ड्स हैं, किसी बर्ड का शायद वहाँ पे नेस्ट होगा, बर्ड की पॉपुलेशन को हेल्प कर रहा है, इन्हांस कर रहा है बर्ड। कोई बी है, कोई हनी बी है जिसका वहाँ पे छत्ता है, कोई बीज हैं जो उसके फूलों से अपना हनी बनाते हैं, राइट। तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। आपका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 2 या 3 डिग्री कम रहता है एज कम्पेयर टू द सिटी आउटसाइड। ये 2 या 3 जो डिग्री टेम्परेचर कम है, ये किसकी वजह से है? ये जो वहाँ पे एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं उनकी वजह से है। ये कूलिंग इफेक्ट लाते हैं। तो ये सारी जो है ये इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। तो अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन रहेगी डिफाइंड एज डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे हम आज की अपनी ज़रूरतें तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरतें इस तरीके से पूरी कर रहे हैं कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसकी ज़रूरतें ख़त्म ना हो जाएं। उनकी जो एबिलिटी है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की इस नेचर के थ्रू, वो ख़त्म ना हो जाए, राइट। तो क्या है जो हमारी आज की मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो क्या कोशिश कर रही हैं? वो कोशिश कर रही हैं कि हम इकट्ठा करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसके साथ साथ हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ना करें, उसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी उतना ही ध्यान दें, ठीक है। अब अगला जो आता है हमारा आता है टाइमलाइन ऑफ इंटरनेशनल इंटरवेंशंस। इंटरनेशनल इंटरवेंशंस आपको पता है यूनाइटेड नेशंस है, एक ग्लोबल बॉडी है जहाँ पे हमारे 197 कुछ मेंबर्स हैं उसमें।
तो ये कुछ ना कुछ हमारी कमिटीज़ बनाता है, कुछ कमीशंस बनाता है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसके थ्रू ये डिस्कस करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ कैसे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले इसमें जून 1992 में अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। इसमें 178 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था एजेंडा 21, इसको वहाँ पे अडॉप्ट किया। अब इस एजेंडा 21 का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 21 प्रिंसिपल्स थे और ये प्रिंसिपल्स ये इंश्राइन करते थे कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते, कंट्रीज़ क्या क्या स्टेप्स ले सकती हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, आपके नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर, काफ़ी सारे इसमें प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, फिर अगली बार मीटिंग हुई सितंबर 2000 में, जिसको हम कहते हैं मिलेनियम समिट। मिलेनियम क्योंकि 2000 का दशक आप जानते हैं, उसको मिलेनियम कहा जाता है। 1990s खत्म, 1900 खत्म हुआ और 2000 स्टार्ट हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये यूएन के हेडक्वार्टर्स में हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स जो न्यूयॉर्क में है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम जो है 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इन्होंने इलेबोरेट किया। अब ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? ये बेसिकली पावर्टी रिडक्शन से रिलेटेड थे कि हमने जो है दुनिया में गरीबी खत्म करनी है। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, क्योंकि इन्हीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जो शॉर्टकमिंग्स थी, इनसे जन्म हुआ किसका? हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। नेक्स्ट 2002 में वर्ल्ड समिट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में हुआ। राइट, इन्होंने कहा कि जो हमारी इन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक डिक्लेरेशन दी जिसको नाम आया जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। और इन्होंने एक प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी बनाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, कैसे प्रोग्रेसिवली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जून 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे दोबारा, और इसको नाम दिया जाता है रियो +20, क्योंकि 20 साल हो जाते हैं रियो समिट को हुए। ये जो रियो समिट है आपका अर्थ समिट, इसके 20 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसका नाम दिया जाता है रियो +20। ये भी कहाँ होता है? ये रियो डी जेनेरो में होता है, जो कि ब्राज़ील में है। राइट, और इसका एक डॉक्यूमेंट था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट, हम क्या चाहते हैं, हमारा कल कैसा हो। क्या हम चाहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से वाइप ऑफ हो जाए इस अर्थ से? हम नहीं चाहते हैं। तो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करें, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाएं। तो ये जो फ्यूचर वी वांट डॉक्यूमेंट है, ये इसी को डिस्कस करता है। 2013 में जो हमारी जनरल असेंबली है, उसने एक 30 मेंबर ओपन वर्किंग ग्रुप बनाया। ओपन वर्किंग ग्रुप जो था, ये इसकी को चेयर थी मचारिया कमाओ। मचारिया कमाओ, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, प्लीज़ बेयर विद इट, आई एम रियली सॉरी। तो ये जो मचारिया कमाऊ जो को चेयर थी इस ओपन वर्किंग ग्रुप की, इन्होंने बेसिकली 3 साल तक काम किया। और इन्होंने इन 3 साल में क्या किया? इन्होंने देखा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जिनकी हम बात करते हैं, फ्यूचर वी वांट में हमने इसकी बात की, हमने रियो +20 का जो डॉक्यूमेंट था, जो प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, इसमें इसकी बात की। तो हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लेकर आएँ? तो फाइनली इन्होंने एक प्रपोजल बनाया अपने SDGs पर, और ये जो प्रपोजल है, ये जनवरी 2015 में जनरल असेंबली इस पर नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट किया कि 2015 के बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे हमारे 2000 से 2015 तक चले। 15 साल तक हमने गोल्स की बात की। अब 2015 के बाद क्या करना है? 2015 से जो 30 का प्लान था, उसकी नेगोशिएशंस कहाँ पे स्टार्ट हुई? जनवरी 2015 में। और फाइनली सितंबर 2015 में हमने 2030 एजेंडा अडॉप्ट किया, जिसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, यानी 2030 तक हमने ये गोल्स जो हैं, इनको अचीव करना है एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। राइट, अब ये जो गोल्स थे, ये बेसिकली 17 गोल्स हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके 8 थे, यहाँ पे आपके 17 गोल्स हैं। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है 17 पर, इसके अंडर 17 गोल्स के अंडर आपके 169 सब गोल्स हैं। सो मच वर्क टू डू। राइट,
तो क्या है ये, लेट अस डिस्कस इट फर्दर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। अब ये क्या थे, ये बेसिकली 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे जिसके 21 टारगेट्स थे। जैसे हमारे 17 गोल्स के 169 टारगेट्स हैं, इसमें सिर्फ 21 टारगेट थे। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमने इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को। हमने ये ख़त्म करना है कि कोई भी इतना गरीब और इतना भूखा ना रहे। अब अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, जो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है, राइट। तो सबको यूनिवर्सल मतलब सबको दी जाए। अब जब आप किसी को एजुकेशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आप एक एवेन्यू खोल रहे हो, उसके लिए आप ये एवेन्यू खोल रहे हो कि पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने लिए कमा सकता है। उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि ये जो आपका पावर्टी है और जो भूखमरी है, इससे ये बाहर आ सके, राइट। नेक्स्ट गोल टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन। जेंडर इक्वालिटी, आदमी और औरत बराबर हैं, औरतों का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट आजकल भी बहुत वोग में है। सब लोग बात करते हैं विमेन को एम्पावर करना है, विमेन को। सरकार ने भी इसके रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए हैं। उज्ज्वला स्कीम है आपकी, उज्ज्वला स्कीम है आपकी, जहाँ पे आपको जो आपकी फीमेल हेड है फैमिली की, उनके नाम पे सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप फीमेल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। देखो, अब एक स्कूटर है, आगे वाला पहिया उसका ठीक चल रहा है, लेकिन पीछे वाला पहिया जो है उसमें हवा ही नहीं है, तो क्या वो स्कूटर चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए आदमी और औरत को सोसाइटी में बराबर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो डेवलपमेंट हमारे सबसे पहले हमारे माइंडसेट में होनी चाहिए, अपने अंदर होनी चाहिए कि सब बराबर है, बराबरी का हिस्सा सबको देना ज़रूरी है। जब बराबरी करेंगे, जब औरतें भी उठेंगी तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी घर में। जब कुछ ना कुछ घर में कंट्रीब्यूट करेंगी, कमा कर लेकर आएंगी, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गरीबी कुछ हद तक कम होगी, राइट। नेक्स्ट इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है? बच्चे जो छोटे बच्चे 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे जो मर जाते हैं हमारे वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली। हम बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग की, चाइल्ड स्टंटिंग की। उनको न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर्ली नहीं मिलता है, खाने को प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, तो या तो वो अंडरवेट रह जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, मैल नरिशमेंट का शिकार हो जाते हैं, या फिर उनकी हाइट छोटी रह जाती है। जब अंडर नरिशमेंट है, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी लगेगी। जब बीमारी लगेगी तो ऑब्वियसली बच्चों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा सा वीक रहता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, तो बच्चे जो हैं ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं बीमारियों के, राइट। नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ क्या होता है? जो हमारी प्रेग्नेंट विमेन है, जो हमारी विमेन है जो बर्थ देने वाली हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं, घर पर ही डिलीवरी करना प्रेफर करते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्हीं रिस्क को ध्यान में रखते हुए इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि हमने कॉम्बैट करना है काफ़ी सारी बीमारियों को, स्पेसिफिकली HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। अब आपको पता है HIV, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र की जाती है। इनफैक्ट मदर से फीटस तक भी, वो जो अनबॉर्न बेबी होता है उस तक भी वो ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि मदर से बेबी को आपका ऑक्सीजन जा रहा है, आपका फूड जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ों के साथ साथ जब मदर का ब्लड बेबी के ब्लड के साथ मिंगल करता है तो वो बीमारियां भी आगे जाती हैं। अब एक पॉपुलेशन जो हेल्दी ही नहीं है, जो बीमारियों से, जो हेल्थ इश्यूज़ में स्ट्रगल कर रही है, तो क्या वो प्रॉस्पेरस हो सकती है? कभी नहीं। आप जो पैसे कमा रहे हो, मैक्सिमम पैसे जो हैं आपके कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे आपके जा रहे हैं हेल्थ में। ना आप एजुकेशन में वो पैसे लगा सकते हो, ना अपनी ज़रूरतें पूरी करने में वो पैसे लगा सकते हो। जब ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी तो ऑब्वियसली आप पॉवर्टी जो है इंसान की वो बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट इट सेज इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है? कि हमने इतना अनस्क्रूपलेस, इतना बिना सोचे समझे अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना है कि कुछ ना बचे। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो शायद फॉरेस्ट में जो
पत्ते गिरे होते हैं या फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कोई रेजिन निकल रहा है, कोई गम निकल रही है, कोई गोंद निकल रहा है, कोई फ्रूट निकल रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल, उसको बेचते हैं। शायद कोई बैम्बू फॉरेस्ट पे डिपेंड है कि बैम्बू के हम प्रोडक्ट्स बनाकर बेचेंगे। जब आपने फॉरेस्ट ही खत्म कर दिया, कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो फॉरेस्ट का ट्रैक्ट खरीदा, उस फॉरेस्ट को क्लियर किया, वहां पे जो इंडस्ट्री लगा दी, तो जो लोग वो उन एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट थे, उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा एंड दे आर बाउंड। और ऐसा भी होगा कि उनको फोर्स कर दिया जाएगा कि आप यहाँ से मूव आउट कर जाइए, यहाँ से आप शिफ्ट कर जाइए। जब वो शिफ्ट कर जाएंगे, ना उनके पास घर रहा, ना उनके पास कमाने का जरिया रहा, तो मुझे बताइए वो पॉवर्टी से बाहर कैसे आएंगे। एंड लास्ट वी हैव ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी दुनिया भर के लोग इकट्ठे आए, एक पार्टनरशिप करें जहाँ पे वो सल्यूशंस दें, हमारे जो इश्यूज हमें तंग कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग सल्यूशंस दे कि हम इन इश्यूज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। शायद एक कंट्री में कोई प्रोजेक्ट था जो वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, दूसरी कंट्री उस प्रोजेक्ट से कुछ सीख कर अपनी कंट्री में भी वो प्रोजेक्ट लागू कर सके, शायद उसका भी कुछ भला हो जाए, राइट। ये थे वो 8 गोल्स। अब हुआ क्या, इसमें 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने इनको रेटिफाई किया और एटलीस्ट 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके पार्टिसिपेंट बनी। लेकिन अब ये था कि 2000 से लेकर 2015 तक ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ये स्पेसिफिकली बनाए गए थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो जिनकी काफ़ी सारी पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी से जूझ रही थी। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो मतलब दिक्कत ही नहीं है, सरकार ही सब कुछ प्रोवाइड करती है 18 साल से पहले और 60 साल के बाद, राइट। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, सरकार कहाँ कहाँ जाए और क्या क्या दे। और बहुत सारी डेवलपमेंट कंट्रीज ऐसी थी कि उनकी प्रॉब्लम्स ही ऐसी थी कि दे डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उन्होंने शायद इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दिया कि यार क्या, ठीक है देखा जाएगा, पहले हम अपनी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ तो जूझ लें, राइट। तो इसके काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स थे। कुछ भी मतलब इनका जो इन्होंने जो गोल्स बनाए थे, कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करके नहीं बनाए थे और कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि किस बेसिस पे इन्होंने जो टारगेट्स हैं वो दिए हैं। नेक्स्ट, इनमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिकेटर्स, यानी एक कोई बाइंडिंग फ्रेमवर्क नहीं था कंट्रीज के लिए कि आपने ये करना ही करना है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, यानी आपने ये अचीव करना ही करना। अगर आपने पॉवर्टी खत्म करनी है 2 या 3% से, आपने वो चीज़ खत्म करनी ही करनी है। नहीं, बहुत वेग थे और कंट्रीज के अंदर ही इतनी डिस्पैरिटी होती है। अब अपनी कंट्री में एक जगह अंबानी जी बैठे हुए हैं, उनका कितना बड़ा घर है, राइट, दूसरी जगह एक बेचारा मजदूर है जो अपनी दिहाड़ी, आज की डेट में दिहाड़ी भी नहीं कमा पा रहा है। तो कंट्रीज के अंदर ही इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि वो कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करें, राइट। फिर इट वॉज फोकसेस ऑन डोनर अचीवमेंट्स रादर देन डेवलपमेंट सक्सेसेस। वो सक्सेस की बात नहीं कर रहे थे कि डेवलपमेंट के साथ हम कैसे इस चीज़ को करें, वो सिर्फ बात कर रहे थे कि किसी ने ऐसा अचीव कर लिया है तो आप भी अचीव करो। कैसे अचीव करें उस चीज़ को, हाउ इज इट पॉसिबल, गिव अस द मीन्स। हर कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस चीज़ को वैसे अचीव कर सके। नेक्स्ट, इसमें लेजिटिमेसी नहीं थी। लेजिटिमेसी क्यों नहीं थी? क्योंकि जिन लोगों के लिए आपने ये बनाया था, आपने उनसे ही नहीं पूछा कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, तो चीज़ कैसे सक्सेसफुल होगी, राइट। फिर लोकल पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट पे इसका एम्फोसिस है। सिर्फ इसने विमेन एम्पावरमेंट की, जो आपकी फीमेल्स की सशक्तिकरण है उसकी बात की, उनकी एम्पावरमेंट की बात की। बाकी जो आपकी वल्नरेबल सेक्शंस है उनका क्या, बच्चे, बूढ़े, आपकी ट्राइब्स होंगी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स होंगी, आपके शेड्यूल कास्ट्स होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स होंगी, उनकी डेवलपमेंट क्या, उनकी एम्पावरमेंट का क्या, उसके बारे में दिस डिड नॉट डिस्कस। और इसने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया। इट सेज यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन आपको पता है इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट अ गुड जॉब। आजकल पीएचडी वाले, अभी पीछे केस हुआ था, एक पीएचडी ने आपका एक चपरासी की पोस्ट थी वो भरी थी, तो इतनी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और सिर्फ वो एम्फोसाइज कर रहा है किस पे, एनरोलमेंट पे और कंप्लीशन पे, वो क्वालिटी पे एम्फोसाइज कर ही नहीं। वो कह रहा है कि आपने जाना है और आपने खत्म करना है। कैसे खत्म कर रहा है? 40% पे खत्म कर रहा है। क्वालिटी क्या है, उसने सीखा क्या, कितना सीखा, कितना उसकी जिंदगी में उसको हेल्प करेगा, ये सब चीज़ों पे इसने बिल्कुल जो है एम्फोसाइज नहीं किया। तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए 2015 में
हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस लेकर आती है, राइट। तो ये क्या है, ये बेसिकली 17 गोल्स हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, हमने गरीबी ख़त्म करनी है, और गरीबी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, हर तरह से। शायद कोई सोशली एम्पावर्ड नहीं है, कोई सोशली गरीब है, सिर्फ पैसों की गरीबी नहीं होती, गरीबी बहुत तरीके की होती है। शायद किसी के पास एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर के लिए, शायद कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, ऑल दीज थिंग्स। तो हमने पॉवर्टी जो है हर फॉर्म में, हर शेप में ख़त्म करनी है। नेक्स्ट इट सेज ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर क्या है, हमने जो हमारी जो भूख है, हंगर क्या होता है, भूख ही होता है, उसको ख़त्म करना है। हमने फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है। फूड सिक्योरिटी क्या है कि हाँ, कुछ भी अगर हमारा कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कुछ डिज़ास्टर आ जाता है, तब भी कोई भूखा ना रहे, कुछ ना कुछ फूड सिक्योरिटी रहे। हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जिसमें हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, हमारा मिड डे मील स्कीम आता है, ये सब चीज़ें जो हैं इसी के तहत आती हैं कि हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है कि हर किसी को खाने का राइट टू ईट हेल्दी रहे। और इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्या रहा, इम्प्रूव न्यूट्रिशन ये रहा कि जो हमारी अंडर नरिशमेंट है, मैल नरिशमेंट है, चाहे वो औरतों में हो, चाहे बच्चे में हो, चाहे बूढ़ों में हो, या किसी में भी हो, हमने वो ख़त्म करनी है। अगर हमारी डेली कैलोरी इनटेक डिफाइन की गई है सरकार के द्वारा, तो उसमें हमारे प्रोटीन्स भी उतने रहें, कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने रहें, फैट्स भी उतने रहें, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत एसेंशियल हैं, आपके वाइटामिन और मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, बोरॉन है, जिंक है, आयरन है, ये सब रहे। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, जिंक की कमी से आपके न्यूरल फंक्शंस हैं वो स्लो होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ आपके केमिकल से जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है। एग्रीकल्चर ऑल्दो हमारे यील्ड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको भी हमने ख़त्म करना है। नेक्स्ट गोल जो हमारा कहता है, हमने हेल्दी लाइफ्स को प्रमोट करना है और वेलफेयर को प्रमोट करना है सारी एज ग्रुप्स पर। हेल्दी लाइफ्स, सब जो हैं स्वस्थ रहें। स्वस्थ कैसे रहेंगे, आपकी सैनिटेशन मेजर्स होंगे, क्लीन वाटर उनको मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट इट सेज क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन क्या है, इसमें हमने इंश्योर करना है कि हर किसी को, हर एक इंसान को एक इक्वल चांस मिला जाए एजुकेशन प्राप्त करने का। स्कॉलरशिप्स दीजिए, रिजर्वेशंस कीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और साथ ही एजुकेशन जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए। किसी को भी बाहर नहीं छोड़ना है, सबको अपने पर्व्यू में लेना है। सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको एजुकेशन ना दी जाए, जो गरीब है उसको भी एजुकेशन दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए अपने आप को डेवलप करने की। नेक्स्ट बात आती है जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी क्या है, विमेन एंड गर्ल्स की एम्पावरमेंट आ गई कि हमने बराबरी रखनी है। फिर आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान। जब साफ पानी पिएंगे, पानी जो है, इंसान खाने के बिना रह सकता है 3 दिन, लेकिन पानी के बिना 3 घंटे नहीं निकाले जाते हैं। पानी की, साफ पानी होना बहुत ज़रूरी। सैनिटेशन, वॉशरूम्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओपन में डेफिकेट करते हैं हम, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो फैल सकती हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, आपकी कॉलरा है, आपका टाइफॉइड है, ये सब फैल सकता है, इन सबको हमने रोकना है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी क्या होता है कि हमेशा हर कोई उसको खरीद सके एनर्जी को, और एनर्जी जो है साफ है। साफ मतलब रेन्यूएबल सोर्सेज को प्रमोट, सोलर एनर्जी को प्रमोट करिए, विंड एनर्जी को प्रमोट करिए। जो कोयले से मैक्सिमम एनर्जी जो इंडिया में आज की डेट में प्रोड्यूस हो रही है वो कोल बर्निंग से हो रही है। कोल बर्निंग का क्या है, कोल जब आप बर्न करते हैं तो आप जो उसके जो गैसेस निकलती हैं वो आप एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। शायद आप जो जो एक्सेस हीट जनरेट होती है उसको रिमूव करने के, इसको पानी से ठंडा करते हैं, तो नदी भी आपकी गर्म होती है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज आर एसोसिएटेड विद कोल बर्निंग एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग, और वो है भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम अवेलेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी जो है वो सबको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिसेंट ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या है,
एक सस्टेन्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रखनी है जिसमें फुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी अंडर एम्प्लॉयड ना रहे, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, किसी भी बंदे को हम हर बंदे को हम एक नौकरी का साधन दें ताकि वो अपना पेट भर सके, रोटी कपड़ा मकान के अलावा वो हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे भी ध्यान दे सके। नेक्स्ट, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक हम इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से एक तो कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है इकोनॉमी में, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हा जल पाता है, राइट, और मॉडर्नाइज होता है इंसान। तो इसलिए हमने क्या करना है, बिल्ड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। इनोवेशन क्यों ज़रूरी है? इनोवेशन इसलिए ज़रूरी है कि शायद हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, कोई और उससे एक उसको करने का एक बेटर तरीका निकाल दे जो शायद उससे फास्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, हमारा एफर्ट भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट यू टॉक अबाउट रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी क्या है कि जो हमारा इनइक्वालिटी आ गया है, यानी कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, राइट, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हमने उसको ख़त्म करना है। स्पेसिफिकली कहाँ पे? स्पेसिफिकली जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके बीच का जो गैप है ख़त्म करना है। हमने कोशिश करनी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लेवल तक पहुँच सकें। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन तो आपने सुना ही होगा, तो वो इसी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के इनिशिएटिव के अंदर आता है। हमने क्या करना है, इनको इंक्लूसिव बनाना है, सुरक्षित बनाना है, रिजिलियंट बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल कैसे बनाना है? हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको ठीक करना है। हमने कोशिश करनी है कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, हर घर में पानी पहुंचे, हर घर में एक एलपीजी कनेक्शन हो, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, राइट। सेफ कैसे हो? औरतों के लिए क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, हर कोई इंसान सेफ रहे, स्पेसिफिकली औरतें, राइट। नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब क्या है कंजम्पशन? क्या होता है? किसी चीज़ को आप जब कंज्यूम करते हो, आप कोई चीज़ मार्केट में आई है, जैसे ब्रेड लेने जाते हैं, ब्रेड आप कंज्यूम कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने वो रिस्पॉन्सिबली करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, जितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है उतना ज़्यादा हम उसको एनवायरनमेंट में डंप करते हैं, एनवायरनमेंट में उतना ज़्यादा उसको फेंकते हैं, तो फेंकने से क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है दूषित होता है, प्रदूषित होता है, पोल्यूट होता है। तो हमने उस चीज़ को कंट्रोल करना है और प्रोडक्शन को भी रिस्पॉन्सिबल करना है। जब प्रोड्यूसर्स हैं वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वेस्टेज भी तो उतनी ज़्यादा होगी। उन्होंने कोशिश करनी है कि जो हमारा रॉ मटेरियल्स का जो वेस्ट है उसको हम ऑल्टरनेटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी पंजाब हरियाणा में सर्दियों के मौसम में एक बहुत बर्निंग इशू होता है, स्टबल बर्निंग का, जहाँ पे जब वो चावल अपने काटते हैं वीट सो करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो पीछे बच जाता है चावल का हस्क जो उसको जला देते हैं। उस जलाने से क्या हो रहा है? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। तो उसको जलाने से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। हमने इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है कि कैसे हम वो जो चावल का जो पीछे बच रहा है वेस्ट, उससे कैसे शायद कोई फर्टिलाइज़र बन सकता है, शायद उससे हम कोई पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हैं, शायद उसको हम यूज़ करके कोई फ्यूल बना सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। वेस्ट से एनर्जी तक हमने पहुँचना है, ऑल्टरनेटिव यूजेस रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ के ढूंढने हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं, सर्दियाँ छोटी होती जा रही हैं, बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है। ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम इस क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो है हमने इसमें देखना है। इसके लिए पेरिस समिट हुआ था 2016 में, वहाँ पे COP21 जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं, वहाँ पे हमने कहा था कि जो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लेवल्स थे, हमने कोशिश करनी है वो अचीव करने की। 1.5 से 2 डिग्री इंक्रीज ही हो हमारे अर्थ के टेम्परेचर में, हमने वो अचीव करना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लाइफ बिलो वाटर।
अब ज़मीन पर ज़िंदगी है, पानी के नीचे भी तो ज़िंदगी है। बहुत सारे प्लांट्स हैं सॉरी, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज हैं। नीचे आपके ओशंस में भी आपको तेल मिलता है, आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, राइट। फिश हैं बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लैंक्टन्स हैं, कोरल्स हैं। इन सब को भी हमने प्रिजर्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी कुछ ना कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो लाइफ ऑन अर्थ को सस्टेनेबल बनाती हैं। लाइफ बिलो वाटर के बाद लाइफ ऑन लैंड आ जाता है। लाइफ ऑन लैंड में सिर्फ इंसान तो नहीं आते, पेड़ पौधे हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पशु पक्षी, ये सब हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इनको भी कम से कम नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पीस? शांति। जस्टिस क्या है? जस्टिस है कि आपने सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट करना है। और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे हमारी यूनाइटेड नेशंस है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, वो इतनी एम्पावर्ड हो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो डिसीजंस अपने ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ले सकें। तो यानी प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। वो इंस्टीट्यूशन जो हम बना रहे हैं वो इफेक्टिव भी हों, यानी उनका जो वो कर रही हैं उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट भी रहे, अकाउंटेबल भी हो। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है क्या आंसरेबल टू समबडी, और उसके साथ साथ इंक्लूसिव भी हो, हर किसी को साथ लेकर चलें। और लास्ट गोल जो है वो बात करता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इकट्ठे आना है और कोशिश करनी है कि हम इन गोल्स को अचीव कर सकें। अगर खुद हमने कर लिए हैं तो दूसरी किसी कम्युनिटी की हेल्प करें कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। तो ये थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनकी क्या कोशिश रहती है? बेसिकली इसमें 4 पिलर्स हैं, गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, सोशल पिलर है, और लास्ट में इन्वायरमेंटल पिलर है। जब ये चारों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगी। गवर्नमेंट हमें चाहिए विजन के लिए, एक डायरेक्शन के लिए कि हमें करना क्या है, उसको एक कंडीशन बनानी है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है बाकी सबको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने के लिए, राइट। पब्लिक सर्विसेज देनी है। फिर आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? सफिशिएंट, सबके लिए बराबर का कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। और इकोनॉमी हो यानी हम बहुत ध्यान से उस चीज़ को स्पेंड करें। इकोनॉमिक होना क्या है? इकोनॉमिक होना होता है सोच समझकर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, उसको स्पेंड करना। फिर आ जाता है सोसाइटी का जो पिलर है। सोसाइटी का पिलर क्या है? एक नर्चरिंग कम्युनिटी होनी चाहिए। हाँ, वो ये कहने, नर्चरिंग क्या होता है? जब आप किसी और का देखभाल करने वाली कम्युनिटी, किसी और का ध्यान रखो। आज की डेट में हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोगों की पार्टिसिपेशन ला रहे हैं, वो लोग खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन हेल्प अपना बिट कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने में। और लास्ट में हमारे पास आता है इन्वायरमेंट, एक वायबल, यानी वायबल क्या होता है? जो सबके लिए फीजिबल हो, जिसको हम मेंटेन कर सके। एक वायबल नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए। वायबल नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? कोविड-19 जैसे और किस्से होंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस एंड कंस्ट्रेंट्स एंड इश्यूज की इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। अब जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके हमने वीकनेस पढ़ा था, उसका लिमिटेशन पढ़ा था कि वो जो है उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया था लूप में बनाने से पहले। यहाँ पे इफेक्टिव और वाइडर कंसल्टेशन है। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा जरिया बनाया है कि हम कैसे उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। अकाउंटेबिलिटी है, यू आर आंसरेबल कि हाँ यार हमने कहा था कि ये गोल अचीव करेंगे तो अभी तक आपने ये अचीव क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट, दे आर वाइडर इन नेचर। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो सिर्फ बात करते थे पावर्टी एंड करने की, बट ये जो गोल्स हैं इनका स्कोप जो है ज़्यादा वाइड है। ये पावर्टी भी एंड करते हैं, हंगर भी एंड करते हैं, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन की भी बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करते हैं। दे आर मोर होलिस्टिक इन अप्रोच। नेक्स्ट,
फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक गोल्स ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने एक स्पेसिफिक टारगेट दिया है कि इकोनॉमी के माध्यम से आपने ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ये अचीव करने हैं। यूनिवर्सल, ये सबके लिए है, डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड नेशंस। ये सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के लिए नहीं, जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के लिए थे, ये कहते हैं भाई डेवलप्ड नेशंस आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉस, इसको अचीव करने में जितनी हमारी है। और लास्ट, ये काम किस पे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये क्या है, CBDR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन भी रहा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। अब देखो क्यों है कंटेंशियस, जो आपका G77 का ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस में, बेसिकली कुछ 135 ऑड कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद चाइना, ये कहते हैं कि यार कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। हर किसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ के लिए वो कॉमन है, लेकिन ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करने में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं इन्होंने अर्थ की एक कंडीशन करने में उनका ज़्यादा हाथ रहा है। अगर अर्थ की आज इतनी दुर्गति हुई है तो ये मेजरली बिकॉज ऑफ डेवलप्ड नेशंस है। डेवलपिंग नेशंस तो अभी भी जूझ रहे हैं, राइट। दे जो डेवलप्ड नेशंस हैं इन व्यू ऑफ देयर हिस्टोरिक एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी डेवलप्ड नेशंस अगर आप हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स देखोगे तो उनकी ग्रेटर कंट्रीब्यूशन रही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। सो दे मस्ट डू दी हैवी लिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आनी चाहिए, हम डेवलपिंग नेशंस पर भी आनी चाहिए, लेकिन एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस वो कम आनी चाहिए, राइट। और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स एंड इश्यूज रहे हैं, जैसे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, कैसे करोगे, कैसे मैनेज होगा, कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहा है, कुछ ना कुछ कहीं छूट गया है, एक को इम्प्रूव कर रहे हो दूसरा खराब हो रहा है, दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हो तीसरा खराब हो रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? मॉनिटरिंग इश्यूज, उसको आप मॉनिटर कैसे करोगे, देखोगे कैसे कि हाँ यार मेरी पॉवर्टी खत्म हो गई है, हाँ यार मेरा हंगर खत्म हो गया है, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? एक ये इशू है। दूसरा है रिसोर्सेज का। अब इतने सारे गोल्स हैं, इतने सारे टारगेट्स हैं, इनको अचीव करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, फाइनेंस चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज ऑलरेडी बहुत गरीब है, कहाँ से लाएंगे पैसा? टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आपको क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए, जहाँ पे आप शायद स्टबल को जला रहे थे उसको ना जलाकर कुछ और बनाने के लिए शायद आपको मशीन्स चाहिए, वो मशीन्स बहुत महंगी हैं, वो टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लाओगे? जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि यार हम फाइनेंस भी दें, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करें, हमारे ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हो, हम ऐसा क्यों करें, हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। और मोबिलाइजेशन की, अब ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलप्ड है उसके पास उतने ही रिसोर्सेज होंगे मोबिलाइज करने के लिए। मोस्टली क्या होता था, होता है आज तक, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ से रिसोर्सेज लेती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज से। डेवलपिंग कंट्रीज आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, राइट। जैसे ब्रिटिश इंडिया में होता था, यहाँ से हमारा रॉ कॉटन जाता था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, वहाँ पे मशीन्स थी, वो कॉटन क्लॉथ बनाकर वापस इंडिया में डंप कर देते थे और बहुत हाई रेट्स पर बेचते थे। तो वही चीज़ है, अब ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है, जो डेवलप्ड है, उसके पास उतने ही रिसोर्सेज हों। जब उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, एक कैपेसिटी ही नहीं है, ट्रेडिशनल कैटेगराइजेशन जो हमारी ट्रेडिशनल कैटेगराइजेशन डेवलप्ड और डेवलपिंग, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और लास्ट में कंटेंशियस इशू ऑफ CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसका भी कुछ ना कुछ इशू ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम बर्डन किस पे कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं कि आप इस जो धरती को यहाँ तक लाने का बोझ है वो ज़्यादा किस पर है? डेवलप्ड कंट्रीज पर है, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड जो मटेरियल था वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया गया था इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में। तो अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस इंडिया स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सी एज कम्पेयर टू दी अदर टॉपिक्स, हर कोई वो टॉपिक पढ़कर जाएगा। ये ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स है जहाँ से शायद 1 या 2 या 3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, और वही मार्क्स जो हैं आपके मेरिट डिसाइड करने में, आपकी सिलेक्शन या ना सिलेक्शन डिसाइड करने में बहुत क्रूशियल रहेंगे। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टेस्ला कंपैरेटिव सर्विसेज
इफ़ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जो नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ऊपर वाला 90869093396 वाला नंबर है. Moreover, you can find us on Facebook also, you can find us on Instagram also, and I will leave you with a small thought. Are you part of the problem or part of the solution? क्या आप प्रॉब्लम का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप उस प्रॉब्लम जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगली बार मिलेंगे. कोई भी डाउट हो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सिर्फ एडमिन्स को पोस्टिंग राइट्स हैं. आप जो है पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं. ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. सो प्लीज़ फील फ्री, राइट? थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग. मोर पावर टू ऑल ऑफ यू. बाय.